नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अनुराग डोरेहा। दोस्तों, टैक्स पेयर बनने के बाद 40 से ज्यादा बजट तो मैं देख चुका हूँ। हर बार की तरह इस बार भी बजट पर तरह तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं। जो बजट को समझते हैं, जानकार हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, एक्सपर्ट्स हैं और जिनका कोई पॉलिटिकल मोटिव नहीं है, उनके विचार अलग हैं और वो अपनी जेन्युइन टिप्पणी भी कर रहे हैं, अपना अपना असेसमेंट करके बजट के ओवरऑल प्लस एंड माइनस बता रहे हैं। लेकिन आम जनता में ज्यादातर रिएक्शंस ऐसे हैं कि बजट के बारे में क्या सोचा था और क्या निकला, और सोचा भी क्या था, अपने हिसाब से किसी एक फायदे की उम्मीद लगाकर बैठ गए। दूसरों के फायदे से कोई मतलब नहीं, लेकिन हमको तो फायदा चाहिए। अगर बजट में वो इकलौती उम्मीद पूरी नहीं हुई तो सारा का सारा बजट बेकार। लगे बजट को और सरकार को कोसने। यही होता आ रहा है हर साल बजट में। अच्छा, मजे की बात यह कि बहुत बड़ी परसेंटेज है ऐसे लोगों की जो बजट में एक मुद्दा जरूर ढूंढते हैं और पिछले 40 सालों से वही मुद्दा ढूंढते आ रहे हैं। ये तो मैंने देखा है। मेरे बहुत से जानने वाले बजट की स्पीच के बाद बहुत मायूस होकर बोले, यार इनकम टैक्स में तो कोई छूट दी ही नहीं। बहुत कॉमन शिकायत होती है और आज से नहीं बरसों से चली आ रही है। पुश्तैनी शिकायत है। दादाजी यही शिकायत करते रहे, फिर पिताजी ने करी, अब आप कर रहे हैं, आगे आपके बच्चे भी करेंगे। यानी विरासत में चल रही है ये शिकायत। अब उन जैसे लोगों से कोई ये पूछे कि अगर तुम्हारा बजट को लेकर यही एक मुद्दा था तो पूरे 1.5 घंटे की फाइनेंस मिनिस्टर की बजट स्पीच सुनने की जरूरत क्या थी? सिर्फ इतनी सी बात जानने के लिए तुमने इतना वक्त क्यों बर्बाद किया? ये तो स्पीच के लास्ट के 1.5 मिनट में वैसे ही पता चल जाता और तुम्हारा इतना कीमती वक्त भी बच जाता। उन लोगों के लिए बजट मात्र वो लास्ट का 1.5 मिनट ही होता है और हर साल होता है। उनको देश की बाकी अर्थव्यवस्था से कोई मतलब नहीं, उनको जीडीपी से मतलब नहीं, उनको फिस्कल डेफिसिट से भी मतलब नहीं, उनको तो इकोनॉमी के बाकी सेक्टर से भी मतलब नहीं। उनको इतना भी नहीं सोचना या समझना कि बजट में भविष्य में उनके लिए कितने इनडायरेक्टली फायदे निकल के आएंगे। बस पापा मेरा पॉकेट मनी बढ़ा दो, ना तो मुझे तुम्हारी पगार से कोई मतलब और ना ही घर के खर्चों से। अरे बंधुओं, बजट में सरकार के एक तरफ खर्चे हैं और दूसरी तरफ कमाई। इनकम टैक्स से सरकार को टोटल कमाई का करीब करीब 19% यानी 19% ही मिल रहा है। अगर इनकम टैक्स कम करके सरकार को 4-5% कम मिलेगा तो उसके पास दो ही विकल्प हैं। या तो कोई दूसरा टैक्स बढ़ाकर उसकी भरपाई करेगी जिससे वो खर्चे से मैच कर सके। अब वो इनडायरेक्ट टैक्स तो तुमको दिखेगा नहीं, इसलिए तुम खुश हो जाओगे। भले ही वो थोड़ा थोड़ा करके अलग अलग आइटम्स पर चुपके चुपके तुम्हारी जेब से ही जाता रहेगा। इधर इनकम टैक्स कम तो हुआ लेकिन उधर से वो चला गया। दूसरा विकल्प है कि सरकार अगर इनकम टैक्स कम करेगी तो उससे मैचिंग कमाई की भरपाई के लिए अपना डेफिसिट बढ़ाएगी और ऐसे में महंगाई बढ़ेगी। एक तरफ आप टैक्स कम होने पर बल्ले बल्ले करेंगे और दूसरी तरफ अधिक महंगाई से आपके खर्चे बढ़ जाएंगे। बात जो की त्यों। लेकिन हाँ, टैक्स कम होता हुआ तो आपको बजट में दिखेगा, लेकिन ऐसे बजट से आगे जाके महंगाई बढ़ेगी ये आप बजट में नहीं देख पाएंगे, क्योंकि आप तो बजट में सिर्फ एक ही आस लगाए बैठे थे और वो पूरी हो गई। बाकी से तो आपको कोई मतलब नहीं। आपके लिए तो वो एक अच्छा बजट होगा। अब भाई आपका ही कान है, अब आप इधर से पकड़ें या उधर से पकड़ें, जिसमें आपको अच्छा लगे उधर से पकड़ लो। आपने देखा होगा कि जब लोग ट्रेन पकड़ने या फ्लाइट पकड़ने जा रहे होते हैं और अगर लेट हो जाते हैं तो भगवान से सारे रास्ते यही प्रार्थना करते जाते हैं कि हे भगवान, ट्रेन या फ्लाइट को लेट कर दो। और जब वो मिल जाती है, वो बैठ जाते हैं तो उनको लगता है कि ये अभी खड़ी क्यों है, चल क्यों नहीं रही है, लेट क्यों हो रही है। अरे भाई, आपकी तरह और भी कई लोग हो सकते हैं जो बेचारे अभी रास्ते में हैं, लेट हो गए हैं और उन्होंने भी भगवान को अर्जी लगा रखी है कि ट्रेन या फ्लाइट को लेट कर दो। भगवान उनकी भी तो सुनेगा या फिर बस आपकी सुनकर अर्जी की फाइल बंद कर देगा? बिल्कुल वैसे ही सरकार को भी सबका देखना होता है। जैसे आपको इनकम टैक्स में छूट चाहिए, वैसे करोड़ों लोग अपने हिसाब से बजट से उम्मीद लगाए बैठे होते हैं। सबके लिए इनकम टैक्स की छूट ही बजट की महानता की वजह नहीं हो सकती। उनकी अपनी अपनी डिमांड्स और एक्सपेक्टेशंस होंगी। इस बात को जरा किसी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी से कंपेयर करके देखिए। कोई रेजिडेंट कहता है कि मैं तो पहले माले पे रहता हूँ, मुझे लिफ्ट की जरूरत ही नहीं है, मंथली मेंटेनेंस चार्जेस में मुझे लिफ्ट के खर्चों की छूट मिलनी चाहिए। दूसरा कहता मैंने तो कुत्ते पाले हुए हैं, सीसीटीवी कैमरा लगाए हुए हैं, मुझे मेंटेनेंस चार्जेस में सिक्योरिटी के खर्चे की छूट मिलनी चाहिए। और लोग अपने अपने एंगल से मैनेजिंग कमेटी से ऐसी तरह तरह की डिमांड्स रखते हैं। अब बताइए, ऐसे में भला कोई भी सोसाइटी कैसे चलेगी?
टोटल कलेक्शन के बदौलत ही कोई भी सोसाइटी चलाई जाती है। बस ऐसे ही बजट को भी देखना चाहिए। इस बार के बजट के बाद एक और तबका बहुत ही बड़ा मिला मुझे, जिसकी शिकायत अलग है। बजट स्पीच के तुरंत बाद ही एक साहब का फोन आया मुझे, बोले अरे यार बहुत ही बेकार बजट है, इस सरकार ने मिडिल क्लास को तो कभी कुछ दिया ही नहीं, कुछ तो सोचना चाहिए मिडिल क्लास के लिए भी। इस ऑब्जर्वेशन पर आग में घी का काम किया बहुत से सोशल मीडिया के मसालों ने। व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, यूट्यूब वगैरह पर भर भर के डालना शुरू किया लोगों ने। मैंने उस बंदे से पूछा तू है कहाँ? बोला अरे यार दुबई एयरपोर्ट पे हूँ, फैमिली को लेकर घूमने निकला हूँ, कनेक्टिंग फ्लाइट लेट हो गई है, फैमिली एयरपोर्ट पर शॉपिंग कर रही है, मैं कॉफी पीते पीते अपने फोन पर बजट देख रहा था। मैंने कहा यार पूरी फैमिली को लेकर विदेश घूमने जा रहा है, एयरपोर्ट की कॉफी अफोर्ड कर सकता है, स्मार्टफोन पर इंटरनेशनल रोमिंग एक्टिवेटेड है, वैसे भी तेरा रहन सहन तो मुझे मालूम है, तू किधर से मिडिल क्लास है भाई? कुछ दिन पहले सड़क के किनारे एक ठेले वाले से मैं समोसे ले रहा था। बातों बातों में मैंने उससे पूछा कहाँ के रहने वाले हो? बोला छत्तीसगढ़ का। मैंने कहा अच्छा, घर से सैकड़ों मील दूर आ गए समोसे बेचने, कितने घंटे लगते हैं वहां जाने में? बोला 1-1.5 घंटे में पहुंच जाते हैं, बाय एयर जाता हूँ, ट्रेन से जाऊंगा तो आने जाने में 3-4 दिन का धंधा मारा जाएगा। और ये बात सिर्फ वही नहीं कह रहा है, आपने भी ऑब्जर्व किया होगा कि जो लोग पहले ट्रेन के 3 टियर में चलते थे अब वो फ्लाइट लेते हैं। पिछले कुछ सालों में वो हाल हो गया है कि एयरपोर्ट पे पैर रखने की जगह नहीं मिलती है, लंबी लंबी लाइनें होती हैं। लाइन के झंझट से बचने के लिए डिजी यात्रा बनाया गया तो उसकी भी लंबी लाइन लगने लगी। छोटे बड़े सभी शहरों की सारी फ्लाइट्स फुल चलती हैं। और सुनिए, उधर घर पर काम करने वाली मेड्स के पास 2-2 मोबाइल फोन है, एक नंबर आपको देती है और दूसरे को पर्सनल बोलती है। मेरी मेड ने मेरी वाइफ को बोला मैडम मैं तो सवेरे से काम पे निकल जाती हूँ, मुझे एक बाई रखनी है घर के काम के लिए, आपके ग्रुप पे कोई डाले तो मुझे बोलना। मेरा कुक यूट्यूब पर नई नई रेसिपीज देखकर मुझे नई नई डिशेस खिलाता है। मतलब ये कि हर क्लास की तरक्की हो रही है। पिछले 2-3 बजट में ही मैंने देखा नए टैक्स रिजीम में 20-20 लाख रुपए एनुअल सैलरी वाले लोगों की कम से कम 60,000 रुपए टैक्स की सालाना बचत होना शुरू हो गई है। और पिछले 10-11 साल में तो अब वो करीब करीब 1 लाख रुपए पहुंच गई है। खैर मैं ये जस्टिफाई करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ कि इस बजट में मिडिल क्लास को कुछ मिला या नहीं मिला, लेकिन हमारी एक आदत होती है कि जो मिला वो हम भूल जाते हैं और जो नहीं मिला उसकी शिकायत करते हैं। और ये आदत तो बचपन से ही है, जो खिलौना घर में आ गया उसको तो भूल गए और दुकान में नया खिलौना देखकर पसड़ गए, यही चाहिए यही चाहिए। जब से 2024 का बजट आया है इस बात की बहुत चर्चा हो रही है कि मिडिल क्लास को कुछ नहीं मिला। और मजे की बात ये कि इस शिकायत को करने के लिए बड़े बड़े लोग भी अपने आप को मिडिल क्लास की डेफिनेशन में फिट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, जिनको लाखों की सैलरी मिल रही है, कंपनी से ईसॉप में कुछ करोड़ के शेयर्स मिले हुए हैं, 2.5-3 करोड़ का फ्लैट खरीदकर उसमें रह रहे हैं, दूसरी या तीसरी गाड़ी के लिए सोसाइटी की पार्किंग में झगड़े चल रहे हैं। गजब का लाइफस्टाइल है। लेकिन बजट की शिकायत करने के लिए मिडिल क्लास का पजामा लेकर खड़े हो गए और अपने आप को उस पजामे में घुसेड़ने की दमतोड़ कोशिश कर रहे हैं। अरे ये तो देख लो कि मिडिल क्लास की परिभाषा में आते भी हो या उससे ऊपर उठ चुके हो। वैसे तो हर जगह अपने पैसे के जलवे दिखाते घूमेंगे, लेकिन जब फायदा चाहिए तो मिडिल क्लास के आंसुओं के साथ कॉकटेल बनाएंगे। मिडिल क्लास की परिभाषा भी नहीं मालूम लेकिन लाइन में लग जाएंगे। क्या आपको मालूम है कि हमारे देश में मिडिल क्लास की परिभाषा क्या है? क्या आप उस परिभाषा में आते हैं? अगर नहीं तो भाई कट लो, और अगर हाँ तो आपका दुखड़ा जायज है। लेकिन ये मत भूलिएगा कि मिडिल क्लास की तरह देश में और भी कई कैटेगरीज हैं जो अपने अपने हिसाब से बजट से आस लगाए बैठे हैं। बजट अच्छा है या बुरा मैं इस डिबेट में नहीं जा रहा, लेकिन आम लोगों का बजट को अच्छा या बुरा डिक्लेयर करना कितने संकुचित क्राइटेरिया पर होता है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मछली की आंख देखकर बता रहे हैं कि मछली अच्छी है या नहीं। बिल्कुल लव एट फर्स्ट साइट वाली बात। आपने लड़की की अदा या झील सी आंखें या लहराती जुल्फें ये देखी और आप लट्टू हो गए, शादी भी कर ली। और फिर धीरे धीरे जब एक एक करके बेमेल गुणों की एक एक परतें खुली तो मिठास खटास में बदल गई, खटपट शुरू हो गई और एक दिन खटास कड़वाहट में भी बदल गई। वहीं दूसरी ओर ऐसे भी लव मैरिज के अनेक सफल जोड़े हैं जिन्होंने एक दूसरे को पूरी तरह से भली भांति आंका
समझा और फिर जीवन साथी बनाने का फैसला किया। ऐसी शादियां बहुत सक्सेसफुल रही। बजट को भी सिर्फ एक दो अदाओं से मत आंकिए। जो अदा आपको अच्छी लगी जरूरी नहीं वो सबको अच्छी लगेगी। हर एक की पसंद और नापसंद अलग अलग होती है। बहुत मुश्किल है अदाओं की इतनी वैरायटी रखना जो 140 करोड़ लोगों को खुश कर दे, उन्हें लट्टू कर दे। दोस्तों, बजट दो तरह का होता है। एक जो पॉलिटिक्स को ध्यान में रख के बनाया जाता है और दूसरा जो इकोनॉमिक्स को ध्यान में रख के बनाया जाता है। जाहिर सी बात है, जो पॉलिटिक्स को ध्यान में रख के बनाया जाता है उसे कहते हैं लोक लुभावन बजट। ऐसा बजट जिसको पढ़ के सारे लट्टू हो जाए, उसमें खूब सारी लॉलीपॉप डाल दी जाती है। इकोनॉमिक्स गई भाड़ में, देश की ऐसी की तैसी और भविष्य के नुकसान भूल जाओ यार। आम जनता तो बजट को पढ़ के समझ ना पाएगी और बाद में झेलती रहेगी। लेकिन हाँ, इतनी सारी लॉलीपॉप देखकर 140 करोड़ खुश तो जरूर हो जाएंगे और उस बजट को बहुत बढ़िया भी बोलेंगे। एक टाइम था जब ऐसे बजट को इलेक्शन बजट कहा जाता था। जो बजट इकोनॉमिक्स को देखकर बनाया जाता है उसमें लॉलीपॉप दिखती नहीं है, लेकिन धीरे धीरे जब बजट का असर होता है तो लॉलीपॉप की मिठास भी मिलना शुरू हो जाती है। क्योंकि उस तरह के बजट में देश के हर सेक्टर का, इकोनॉमिक्स का और देश के भविष्य का ध्यान रखा जाता है और आप भी उसका पार्ट होते हैं। 2024 का ये बजट कौन सी कैटेगरी में आता है ये मैं नहीं बताऊंगा। बहुत सारे एक्सपर्ट्स टीवी पर आकर इसका विश्लेषण कर रहे हैं, उनको सुनिए और अपने फंडे सही करिए। हाँ, इतना जरूर कहूंगा कि टीवी चैनल सेलेक्ट करते समय कृपया सास बहू वाले चैनल अवॉइड करिए। ये वो चैनल होते हैं जो एक तरफ भांति भांति की सास बैठा देते हैं और दूसरी तरफ नाना प्रकार की बहुएं बिठा देते हैं। दोनों को पहले से मालूम होता है कि इनमें से किसको विरोध करना है और किसका विरोध करना है, किसकी पुंगी बजानी है। सास बहू के बीच तलवारें निकल आती हैं, चिल्लपो शुरू हो जाती है। टीवी देखते देखते आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है और आप एक निरीह पति और पुत्र की तरह ये डिसाइड ही नहीं कर पाते कि माँ की साइड लें या बीवी की साइड लें। 1.5-2 घंटे की चिल्लपों के बाद पता ही नहीं चलता कि बजट को अच्छा कहें या बुरा, या फिर आपने पहले से जो बजट के बारे में मन बना रखा है उस हिसाब से किसी एक की साइड ले लेते हैं, या तो माँ की या बीबी की। उससे भी ये पता नहीं चलता कि आपने सही साइड ली या गलत साइड ली। बजाय सास बहू चैनल देखने के बजट के लिए आप बिजनेस चैनल्स पे जाइए, वहां पर भी आपको सास बहू मिलेंगी, लेकिन वे सब बिल्कुल माँ बेटी की तरह वहां डिस्कस करते हैं, बहुत प्यार से, तलवारें निकाल कर नहीं। जेन्युइन विश्लेषण होते हैं, अपनी अपनी दलील देते हैं कि बजट में क्या अच्छाइयां हैं और क्या कमियां हैं। उन दलीलों का आंकड़ों के साथ जस्टिफिकेशन भी देते हैं। ये भी आकलन करते हैं कि आने वाले दिनों में उस बजट का क्या असर होगा, और जब बहस खत्म होती है तो आपको बहुत कुछ क्लैरिटी मिल जाती है कि बजट कैसा है और उसमें आपके लिए लॉलीपॉप ऑलरेडी है या आने वाले दिनों में लॉलीपॉप बरसेंगी। आशा है आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। शायद कुछ लोगों को अच्छी ना लगी हो, क्योंकि बहुत से लोग सिर्फ वही सुनना चाहते हैं जो उनकी सोच और समझ से मेल खाए। एक बार मेरे सजेशन को ट्राई करके देखिए, बहुत हल्का फील करेंगे और दोस्तों के साथ बजट डिस्कस करते समय आप बेहतर ज्ञान की बातें भी कर सकेंगे। इसी तरह की अनेक गलतियों से मैं आपको अपने YouTube चैनल से अलर्ट करता आ रहा हूँ। मैं फिर याद दिला दूं कि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर या कंसल्टेंट नहीं हूँ। मैं तो हूँ मात्र आपका एक फ्री का ट्यूशन मास्टर जो अपने 4 दशक से ज्यादा के बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर के लंबे एक्सपीरियंस से आपका फायदा कराना चाहता है, आपका नुकसान कम कराना चाहता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई गलती के जिक्र के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। वंदे मातरम।